षष्ठ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है, शैक्षिक प्रकरण। ठीक है, कल के सूत्रों में आप लोग ने बहुत ही प्रसिद्ध शब्दों की भी सिद्धियां देखी थी। दाक्षिणात्य, पाश्चात्य, पौरस्त्य। अब जैसे पश्चात है तो इसका वैसे तो पाश्चात्य आपको मालूम है, किंतु इसका आप एक विग्रह और भी कर सकते हैं, अपरस्याम दिशि। अपरस्याम दिशि भवः इति पाश्चात्य। इसका से पूर्वस्याम दिशि है ना, पुरस, तो पूर्वस्याम दिशि इति पौरस्त्य। ऐसी दिव्य शब्द की भी आपने सिद्धि देखी। ठीक है ना। आज आगे का सूत्र देखते हैं हम, कंथा याष्ठक। अच्छा, वो शेष समझ में आ गया आप लोगों को? शैक्षिक प्रत्यय क्या है, किस प्रकार से है? ठीक है, उसे लिख भी लेना। कंथा यह पंचमी का एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। कंथा शब्दात् शैक्षिक ठक प्रत्यय परश्च भवति। कंथा शब्द से शैक्षिक ठक प्रत्यय होता है और वह परे होता है। कंथायाम भवः इति कांथिकः। कंथा क्या होता है पता आपको? कंथा जो है वो है आपका, गुदड़ी सुनी है क्या होती है? हाँ, जो मतलब वो पुराने साड़ी, पुराने कपड़ों से लेकर के एक जो बना लेते हैं बैठने के लिए, तो उसको हिंदी में बोलते हैं गुदड़ी, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? कंथा। ठीक है, तो कंथायाम भवः, उस कंथा में होने वाला, गुदड़ी में होने वाला, वो क्या कहलाएगा? कांथिकः। अब उसमें क्या होती है? जूं है, खटमल है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो उसमें होने वाला जो भी जूं इत्यादि, उसको कह देंगे कांथिका। वर्णो वुक, वर्णो सप्तमी का एक वचन, वुक प्रथमा का एक वचन। इसमें कंथा या की अनुवृत्ति आ रही है, 102 सूत्र तक जाएगी। अर्थ बनेगा सूत्र का। ठीक है, तो वर्णु है ना, वर्णव कहा गया है, वर्णव सप्तमी है, मूल शब्द क्या होना चाहिए इसमें? वर्णु। ठीक है, तो वर्णु नामकः देश, वर्णु नामकः देश। ठीक है ना, देशनि नदः, वर्णु नाम नदः है ना। तत्समीपवर्ती यो देशः तद्विषयात् कंथा प्रातिपदिकात् शैक्षिकः वुक् प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, वर्णुर्नाम नदः तत्समीपवर्ती यो देशः है ना, तद्विषयात् कंथा प्रातिपदिकात् शैक्षिकः वुक् प्रत्ययः परश्च भवति। तात्पर्य क्या हुआ कि वर्णु नाम का नद है, नद मतलब कोई बड़ा तालाब इत्यादि, उसके पास मतलब उसके समीप जो देश है ना, वर्णो हो अदूर भवः ग्राम या देश विग्रह कर लेंगे आप, तो उसके समीपवर्ती जो देश, ठीक है, वहाँ पर कंथा में होने वाला जो भी वस्तु होगी, जो इत्यादि, उसको क्या कहेंगे? उसमें आपका ठक प्रत्यय न हो करके अभी तो क्या बनेगा? वुक् प्रत्यय होगा और बन जाएगा कांथिका। तो कंथौ भवा इति कांथिका। कांथिका स्त्रीलिंग क्यों हो गया? क्योंकि जू यू का स्त्रीलिंग है, इसलिए कांथिका यू का, कांथिका यू का। तो वर्णो नाम वाला जो भी देश हुआ, उस देश में होने वाला जो कंथा, उसके समीपवर्ती तो यू। अव्ययात् त्यप, अव्ययात् पंचमी का एक वचन, त्यप प्रथमा का एक वचन। अव्ययात् प्रातिपदिकात् शैक्षिकः त्यप प्रत्ययः परश्च भवति। अव्यय जो प्रातिपदिक है उनसे शैक्षिक त्यक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जैसे अमात्य, अमात्य शब्द सुना आप लोगों ने? कहाँ सुना? अमात्य माने क्या होता है बताओ? हाँ बोलो बोलो। मंत्री। तत्रत्यः, तत्र माने वहाँ, तत्र भवति तत्रत्यः, वहाँ होने वाला। क्वत्यः, इहत्यः, यत्रत्यः, इतस्त्यः, ये सारे शब्द आपके ऐसे हैं जो कि अव्यय। तो इहत्यः, क्वत्यः, यत्रत्यः, तत्रत्यः, इन सब की सिद्धियाँ निकाल करके देख लीजिएगा। यत्र, तत्र, कुत्र इत्यादि शब्द कैसे बनते हैं, कैसे ये अव्यय हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। अब वहाँ पर हमने केवल इससे क्या कर लिया है? शैक्षिक अर्थों में त्यप प्रत्यय कर लिया है और वहाँ पर बन गया है तत्र। ऐषमोह्यः श्वसोन्यतरस्याम्।
ऐषम मोह्यः श्वसः पंचमी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। ऐषमश्च ह्यश्च श्वश्च इति ऐषम मोह्यः श्वस् तस्मात् श्वसः। ऐषमस् ह्यस् श्वस् इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अन्यतरस्याम त्यप् प्रत्ययः भवति शैशिकः। ये ऐषमस् ह्यस् श्वस् ये सब भी अव्यय हैं। अव्यय होने से इनमें सायं चिरम प्राणे प्रगेव्य येभ्य ट्युटुलो तुट्च इस सूत्र से यहाँ पर प्रत्यय की प्राप्ति हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने पुनः त्यप प्रत्यय का विधान कर दिया। तो यहाँ पर बन जाएगा ऐषमस् भवः इति ऐषमस्त्यः, ऐषमस्त्यम, ऐषमस्तनम। उससे नित्य उसकी प्राप्ति थी, विकल्प से यहाँ पर कह दिया ऐषमोह्यः श्वसोन्यतरस्याम, तो एक बार त्यप प्रत्यय होगा और एक बार ट्यू ट्युल प्रत्यय होकर के तुट आगम हो जाएगा। तो बन जाएगा ऐषमस्त्यम और ऐषमस्तनम, ह्यस्त्यम ह्यस्तनम, श्वस्त्यम श्वस्तनम। तो ऐषम शब्द जो है आपका वो अस्मिन् संवत्सरे ऐसा विग्रह करके सद्य परुत्परार्ये शम इस सूत्र से इदम को इश भाव करके निपातन किया गया है। तो अस्मिन् संवत्सरे इति ऐषमः, तो यहाँ पर इदम शब्द रहेगा, इदम को इश भाव होगा और समसण प्रत्यय होगा। फिर समसण के नित्य होने के कारण से ऐषमस् ऐसा यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐषमस् यह शब्द बना और उससे हमने एक बार तो त्यप प्रत्यय कर लिया, तो ऐषमस्त्यम बन गया। और विकल्प कहाँ है, तो सायं चिरम प्राणे प्रगेव्य येभ्यश् ट्युट्युलौ तुट्च, ये सूत्र आप चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ेंगे बाद में। तो इससे ट्यू प्रत्यय हो जाएगा और तुट आगम होगा। तो ट्यू प्रत्यय होगा तो यू को अनादेश हो जाएगा और तुट आगम हो जाएगा, बन जाएगा ऐषमस्त्यम ऐषमस्तनम, ह्यस्त्यम ह्यस्तनम यानी कल होने वाला, श्वस्त्यम श्वस्तनम आगामी कल में होने वाला। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तीर रूप्योत्तर पदादयं, तीर रूप्योत्तर पदात् पंचमी का एक वचन, अय्यौ प्रथमा का द्विवचन। तीरंच रूप्यंच इति तीर रूप्यम, तीर रूप्यम उत्तर पदम यस्य तत् तीर रूप्योत्तर पदम तस्मात् तीर रूप्योत्तर पदात्। ऐच ञश्च इति ऐञौ। अर्थ होगा सूत्र का, तीरोत्तर पदात् रूप्योत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् यथा संख्यम शैशिकौ ऐञ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तीरोत्तर पदात्, तीर शब्द उत्तर पद में हो अथवा रूप्य शब्द उत्तर पद में हो तो क्रमशः ऐ और या प्रत्यय होते हैं शैशिक अर्थों में। तो तीर उत्तर पद वाले शब्द से ऐ प्रत्यय होगा और रूप्य उत्तर पद वाले शब्द से या प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा काकतीरे भवम इति काकतीरम, पाल्वल तीरम। रूप्योत्तर पद के हैं वार्क रूप्यम शैव रूप्यम। तो काकतीर ये वाही के ग्राम है, तो उसके अंतर्गत होने वाला तो काकतीरम, पाल्वल तीरम और वार्क रूप्यम शैव रूप्यम। तो रूप्य है, रूप्य के बाद यहाँ मिल जाएगा, यहाँ का आ जाएगा। ये जो हम यस्य तीचा के माध्यम से यहाँ पर ये शब्द सिद्ध हो जाएंगे। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यहाँ दिक् पूर्व पदार्थ पंचमी का एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। दिक् पूर्व पदम यस्य तद् दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदार्थ, न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम। दिक् पूर्व पदार्थ में बहुव्रीहि समास हुआ, असंज्ञायाम में न तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति कुछ विशेष सूत्रों की नहीं है, वही जो पूर्व से चले आ रहे हैं वही अनुवृत्तियां हैं। अर्थ होगा सूत्र का, असंज्ञायाम वर्तमानात् दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात् यह प्रत्यय भवति शैशिकः। असंज्ञायाम वर्तमानात्, असंज्ञा में वर्तमान यानी संज्ञा गम्यमान न हो रही हो तो दिक् पूर्व पद वाले जो भी प्रातिपदिक हैं उनसे यह प्रत्यय होता है और वह शैशिक। तो पूर्वशालायां भवः इति पौर्वशालः, आपरशाला अपरशालायां भवः इति आपरशालः, दक्षिणशालायां भवः इति दाक्षिणशालः। तो यहाँ पर हम संज्ञा नहीं रखेंगे, अपितु कोई भी क्या कहते हैं शाला का पूर्व भाग है अथवा पूर्व की शाला है तो उसमें होने वाले कोई भी वस्तु आपकी पौर्वशाला इत्यादि कहला सकती है। सिद्धियाँ आप इसकी पहले पढ़ चुके हैं। मद्रेभ्यो, मद्रेभ्य पंचमी का बहुवचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। दिक्
दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है, 107 सूत्र तक जाती है। अर्थ होगा सूत्र का, दिक् पूर्व पदार्थ मद्र शब्दात शैशिकः ऐ प्रत्यय भवति परश्च। कहते हैं दिशावाची पूर्व पद में हो और मद्र शब्द उत्तर पद में हो तो भी शैशिक या ऐ प्रत्यय होता है। उदाहरण बनेंगे, पूर्व मद्र शब्द है तो पूर्व मद्रे भवः इति पूर्व मद्रः, अपर मद्रे भवः इति आपर मद्रः। उदीच्य ग्रामाच बहुवचनतो दात्तात्। उदीच्य ग्रामात् पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम, बहुवचः पंचमी का एक वचन, अंतो दात्तात् पंचमी का एक वचन। उदीचि भवः इति उदीच्यः, उदीच्यश्चासौ ग्रामश्च इति उदीच्य ग्रामः, तस्मात् उदीच्य ग्रामात्। बहुवचन में भी समास कर लेंगे, बहवः अच यस्मिन् स बहुवच, तस्मात् बहुवचः। अंतः उदात्तम यस्य स अंतोदात्तम, तस्मात् अंतोदात्तात्। ये सभी आपके बहुव्रीहि समास हैं। अर्थ होगा सूत्र का, अंतोदात्तात् बहुवच उदीच्य ग्रामात् प्रातिपदिकात् शैशिकः ऐ प्रत्ययः भवति। अंतोदात्तात् बहुवच उदीच्य ग्रामात् प्रातिपदिकात्। शब्द अंतोदात्त होना चाहिए, बहुवच होना चाहिए और उदीच्य ग्राम विषयक होना चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक से ऐ प्रत्यय होता है शैशिक। उदाहरण है, शिवपुरे भवम इति शैवपुरम, मांडवपुरे भवम इति मांडवपुरम। तो यहाँ पर शिवस्य पुरम इति शिवपुरम, ऐसा हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। षष्ठी तत्पुरुष समास होने के पश्चात समासस्य से ये अंतोदात्त हो जाएगा। तो अंतोदात्त भी है और ये बहुवच भी है। और उदीच्य ग्राम है कि नहीं ये तो आपको बताने पर ही पता पड़ेगा। तो ये उदीच्य ग्राम वाच्य शब्द है। तो ऐसे प्रातिपदिक से यहाँ पर हमने ऐ प्रत्यय कर लिया। तो शिवपुर आगे ऐ, ये जो हम यस्यति च और वृद्धि होकर के बन जाएगा शैवपुरम मांडवपुरम। प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपधादन। प्रस्थोत्तर पद पलद्यात् पंचमी का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। प्रस्थ उत्तर पदम यस्य तत्प्रस्थोत्तर पदम, उसके पश्चात आएगा पलदि आदिर येषाम ते पलद्यादयः। ककारः उपधा यस्य स कोपधः। तीन चीजें हो गई, प्रस्थ उत्तर पदम यस्य तत् प्रस्थोत्तर पदम, पलदि आदिर येषाम ते पलद्यादयः, ककारः उपधायाम यस्य स कोपधः। अब इन सब का हम द्वंद्व समास करेंगे। प्रस्थोत्तर पदंच पलद्यादयश्च कोपधंच कोपधश्च इति प्रस्थोत्तर पलद्यादि कोपधम, तस्मात् प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपधात्। तो प्रस्थोत्तर पदात् पलद्यादिभ्यः कोपधेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः शैशिकः अण प्रत्ययः परश्च भवति। प्रस्थोत्तर पद में हो, पलद्यादि गण पठित शब्द हो और कोपद प्रातिपदिक हो तो शैशिक अण प्रत्यय होता है। उदाहरण बनेगा, माद्री प्रस्थे भवः इति माद्री प्रस्थः माहकी प्रस्थः। पलद्यादियों का है, पलद्याम भवः इति पालदः और परिषदि भवः इति पारिषदः। ककारोपद का है, निलीनके भवः इति नैलीनकः, चियाते भवः चियातके भवः इति चैयातकः। तो माद्री प्रस्थ देश का नाम है, माहकी प्रस्थ देश का नाम है, उन सब देशों में होने वाला तो कहलाएगा माद्री प्रस्थ इत्यादि। कण्वादिभ्यो गोत्रे। कण्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन, गोत्रे सप्तमी का एक वचन। कण्व आदिर येषाम ते कण्वादयः, तेभ्यः कण्वादिभ्यः। कण्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कण्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रेयो विहितः प्रत्ययः तदन्तात् प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययः परश्च भवति शैशिकः। कण्वादि शब्दों से पहले गोत्रापत्य में प्रत्यय करेंगे, तदंत प्रातिपदिक से शैशिक अण प्रत्यय करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे कि कण्वस्य गोत्रापत्यम इति काण्वः। उसके बाद बनाएंगे काण्व्यस्य छात्राः इति काण्वाः। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले हमने
कण्व शब्द जो है वो गर्गादि गण में पढ़ा हुआ है। तो कण्वस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके गर्गादिभ्यो यहाँ से हमने यह प्रत्यय किया तो काण्व्यः बन गया। फिर काण्व्यस्य इमे छात्राः ऐसा विग्रह करके अण प्रत्यय करेंगे तो काण्व्य आगे अण रहेगा। उसके पश्चात आपत्यस्य च तद्धिते नाति, इस सूत्र का अर्थ है अपत्य संबंधी जो यकार उसका लोप हो जाता है तद्धित के परे रहते। तो अपत्य संबंधी यकार है उसका लोप हो गया तो बन गया काण्व अ काण्व, बहुवचन में हो जाएगा काण्वाः। इसी प्रकार से गोकक्ष शब्द है तो काण्व शब्द क्या था, यहाँ पर वृद्ध संज्ञक था तो वृद्धाच्छ से छ की प्राप्ति थी, इसलिए यहाँ पर अण प्रत्यय का विधान किया गया। जहाँ पर भी अण प्रत्यय का विधान यदि किया जाएगा किसी भी सूत्र से तो इसको हमें समझना होगा कि अण प्रत्यय तो तत्र भव सूत्र से ही प्राप्त था तो जरूर उसमें अन्य कोई प्रत्यय की प्राप्ति हो रही होगी। तो काण्व में भी क्या है, वृद्ध संज्ञक होने से वृद्धाच्छ की प्राप्ति थी, इस कारण से यहाँ पर पुनः अण का विधान कर दिया गया। और गोकक्ष में भी उसी प्रकार से आप पहले क्या करेंगे, गर्गादिभ्यो यहाँ से यह प्रत्यय करेंगे और उसके पश्चात आपत्ति से तद्धिते नाति से उसका लोप कर देंगे तो बन जाएगा गौकक्षाः। गोत्र यह इन विहित है, यहाँ पर भी कण्वादिभ्यो गोत्र से 112 तक गोत्र की अनुवृत्ति चल रही है। अर्थ होगा सूत्र का गोत्र यह इन विहित तदंतात् प्रातिपदिकात् शैषिकः अण प्रत्यय परश्च भवति। गोत्रापत्य में जो ये इन प्रत्यय का विधान किया गया तदंत प्रातिपदिक से शैषिक अर्थों में अण प्रत्यय होता है। उदाहरण है दाक्षाः प्लाक्षाः माहकाः। तो इन सब में भी क्या करेंगे, दक्षस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके अतः से हम पहले इन प्रत्यय करेंगे गोत्रापत्य में तो बन गया दाक्षी। उसके पश्चात दाक्षे ही इमे छात्राः इति दाक्षाः या फिर दाक्षे ही इदम इति दाक्षाः ऐसा विग्रह करके यहाँ पर कार्य कर लेंगे। तो दाक्षी शब्द रखा, दाक्षी से आपने अण प्रत्यय किया, उसके पश्चात यस्य तिच से ई का लोप हो जाएगा, वृद्धि तो ही पड़ी है तो बन जाएगा दाक्षाः प्लाक्षाः। न द्व्यचः प्राच्य भरतेषु, न अव्ययपदम, द्व्यचः पंचमी का एक वचन, प्राच्य भरतेषु सप्तमी का बहुवचन। द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच तस्मात् द्व्यचः। समास तो हो गया। प्राच्य भरत में प्राच्याश्च भरताश्च इति प्राच्य भरताः तेषु प्राच्य भरतेषु। अर्थ करेंगे प्राच्य भरत गोत्रात् इयन्तात्। अर्थ क्या करेंगे सूत्र का, प्राच्य भरत गोत्रात् इयन्तात् द्व्यचः प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययः न भवति। इयष्ट सूत्र से नित्य प्राप्ति थी। इसने कहा कि यदि प्राच्य भरत गोत्र में इयंत प्रत्ययांत शब्द है तो उससे अण प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण है जैसे चेदस्यापत्यमिति चैदिही, यह आपने बना लिया, ये प्राच्य भरत गोत्र के हैं। उसके बाद चैदेह छात्राः इति चैदीयाः। अब यहाँ पर यदि अण प्रत्यय नहीं होगा तो जो चैद शब्द है वो वृद्ध संज्ञक है, वृद्ध संज्ञक होने से वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय हो जाता है तो चैदीयाः। इसी प्रकार पौष्कीयाः, पुष्कस्यापत्यमिति पौष्की बनाएंगे और फिर उसके पश्चात पुष्के इमे छात्रा इति पौष्कीयाः। इसी प्रकार से काशीयाः पाशीयाः काशे इमे छात्राः। तो इन सभी शब्दों में क्या करेंगे, हम पहले अतः ई से गोत्रापत्य में ई प्रत्यय करेंगे और उसके पश्चात तस्येदम अर्थ में यहाँ पर ये तस्येदम अर्थ में छात्रा अर्थ लेकर के, क्योंकि उसके ये तो उसके तो ये छात्र भी हो सकते हैं, उसकी कोई भी वस्तु हो सकती है, वहाँ से निर्मित कोई वस्तु हो सकती है, तो सभी अर्थों में वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय करके शब्द की सिद्धि कर लेंगे। वृद्धाच्छ
वृद्धात् पंचमी का एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। वृद्ध संज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैशिकः छह प्रत्यय परश्च भवति। ये बहुत ही व्यापक सूत्र है, क्योंकि प्रायः करके जो भी शब्द आपके वृद्ध संज्ञक होंगे तो उनमें शैशिक छह प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण आपका शालायाम भव इति शालीयः, मालायाम भव इति गार्गीयः वात्सीयः। तो गार्गीय वात्सीय में गर्गस्य गोत्रापत्यम विग्रह करेंगे, गार्गीय बनाएंगे और उसके पश्चात फिर क्या कर लेंगे, वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय करेंगे, आपत्ति से चतुर्थिते नाते से यकार का लोप कर देंगे। तो गार्गीयाः वात्सीयाः। भवतः ठक छसौ, भवतः पंचमी का एक वचन, ठक छसौ प्रथमा का द्विवचन। ठक च छश्च इति ठक छसौ, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। वृद्ध संज्ञकेभ्यः नहीं, भवत शब्द एक ही तो एक वचन में करेंगे। वृद्ध संज्ञकात् भवत शब्दात् शैशिकौ ठक छसौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं कि वृद्ध संज्ञक भवत शब्द से शैशिक ठक और छस प्रत्यय होते हैं। तो भवत शब्द जो है वो त्यदादिगण में पढ़ा हुआ है, इसलिए त्यदादि नीचे से यहाँ पर वृद्ध संज्ञा हो जाया करती है। तो वृद्ध संज्ञक भवत से भी हम प्रत्यय कर लेंगे। तो भवतः इदम इति भावतकः और भवदीयः। तो भवदीय शब्द बहुत बार आपने सुना होगा। तो भवदीय शब्द इसी से ही छस प्रत्यय करके बनता है। तो भवत आगे छस, छ को हो जाएगा ईय, भवत आगे ईय। यहाँ पर ये जो छस है सित होने के कारण से सिति च से यहाँ पर क्या हो जाता है, सिति परतः पूर्वम पद संज्ञम भवति। सित के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। अन्यथा यहाँ पर क्या होता, ई है आजादी प्रत्यय के परे रहते भवत की भ संज्ञा होती, किंतु यहाँ पर पद संज्ञा करने का ये लाभ हो जाएगा कि फिर हम यहाँ पर झलाम जशोंते से जश, झल को जश कर लेते हैं, तो ता को दा कर लेंगे, बन जाएगा भवद ईय भवदीय। दूसरा शब्द सिद्ध हो रहा है भावत कह। तो भवत शब्द से हमने ठक प्रत्यय किया और यहाँ पर ठा को एक आदेश नहीं होगा। इसुसुक्तांतात कह सूत्र है, वह कहता है इसंत उसंत उगंत तथा तांत जो शब्द हैं उनसे परे ठा को क आदेश होता है। तो भवत शब्द तकारांत है, तकारांत होने के कारण से यहाँ पर उसको क आदेश होगा, एक आदेश नहीं होगा। इसलिए भवत आगे क, उसके पश्चात क्योंकि कित है इसलिए वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा भावत कह। तो भावत का अर्थ हो गया ये आपका, भवदीय का अर्थ भी हो जाएगा आपका। काश्यादिभ्य ठौ, काश्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ठौ प्रथमा का द्विवचन। काशी आदि येषां ते काश्यादयः तेभ्यः काश्यादिभ्यः बहुव्रीहि समास। अब वृद्धात् शेषे तद्धिता इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का काश्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैशिकः ठै ञिठ इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। काश्यादि प्रातिपदिकों से शैशिक ठै और ञिठ दो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ठै में भी क्या हो जाएगा, ठा को एक आदेश होगा। ञिठ में भी क्या होगा कि ञी की इत संज्ञा होकर के ठा को एक आदेश हो जाएगा। किंतु यहाँ पर क्या होगा, जो ठै है वो क्या है, टिक ढाणे द्वैस दघने मात्र तयप ठक ठै कैंक परपह। तो स्त्रीलिंग में वहाँ पर नीप हो जाएगा, और जब ञिठ प्रत्यय होगा तो वहाँ पर नीप न हो करके टाप हो जाएगा। तो काश्याम भवा इति काशिकी काशिका। इसी प्रकार वैदिकी वैदिका। काशिका शब्द आप लोगों ने भी सुन रखा है, केवल पढ़ा तो नहीं है काशिका, इसके बाद आप काशिका भी पढ़ोगे। तो काश्याम भवा क्योंकि वो काशी में रची गई है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, काशिका। तो सिद्धि कैसे हुई, काशी शब्द हुआ और हमने ठा को इक कर लिया, ये जो हम ये स्थिति च लगा ही दिया तो ई के ई का लोप हो गया, तो काशिक बन गया। अब ये ठै होने के कारण से टिड्ढाने से इंगिप हो गया, तो बन गया काशिकी। दूसरे में क्या हुआ कि उसमें से यहाँ की तो ये की संज्ञा हो गई, और ये की संज्ञा होने के बाद बचा आपका ठा, उस ठा को इक हुआ, तो काशी आगे इक तब भी रहा। काशी आगे इक होने के पश्चात
फिर क्या हो गया, ई का यस्यतिचा से लोप हो गया और उधर का इक मिल गया, फिर पुनः काशिक ही बन गया, किंतु इसमें अजाद्य तष्टाप से टाप हो गया, तो बन जाएगा काशिका। नहीं, इत संज्ञा हो जाएगी पूरे ये की। ये कित संज्ञा होती है ना, उपदेश प्रत्यय से आदय इत संज्ञा का भवंती, तो उपदेश में जो प्रत्यय का आदि ये बना उसकी इत संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर काशिक शब्द तो एक ही जैसा बन रहा था, किंतु हमें दोनों शब्द बनाने हैं, तो एक में हमने ठय कर दिया और एक में ईंट कर दिया, तो इस प्रकार से शब्द आपका सिद्ध हो जाता है। तो जब ईंट करेंगे तो टाप होगा और जब ठय करेंगे तो ङीप होगा, यही यहाँ पर विशेष है। वाहिक ग्रामेभ्यश्च, वाहिक ग्रामेभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्ययपदम, वाहिकस्य ग्रामः इति वाहिक ग्रामाः या वाहिके ग्रामाः इति वाहिक ग्रामाः, वाहिक देश का ग्राम अथवा वाहिक में जो ग्राम, दोनों ही कर सकते हैं। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, वाहिक ग्राम वाचिभ्य वृद्ध संज्ञकेभ्य शब्देभ्य शैशिकः ठञ् ञिठ प्रत्ययौ भवतः। वाहिक ग्राम वाची वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिकों से शैशिक ठय और ञिठ प्रत्यय होते हैं। उदाहरण बनेगा शाकलिकी शाकलिका, मांथविकी मांथविका। तो शाकल मांधव ये सब वृद्ध संज्ञक हैं और ये वाहिक देश के ग्राम माने गए हैं। तो वाहिक देश का लक्षण क्या है, पंचानाम सिंधु षष्ठानाम अंतरम ये समाश्रिता। पंच जो सिंधु नदियां हैं उनके मध्य में जो देश हैं वो वाहिक ग्राम माने गए हैं। महाभारत में ऐसा उसका वर्णन किया गया है। तो मतलब सिंधु से लेकर के सतलुज नदी जो हो गई, सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के मध्य में जो भी ग्राम होंगे वो सारे क्या कहे जाएंगे, वाहिक ग्राम कहे जाते हैं। तो उनके अंतर्गत या पशाकल मांथव ये सब शब्द आते हैं, ग्राम आते हैं। तो उनमें होने वाला जो होगा इस अर्थ में क्या हो जाएगा, ठय और ईंट दोनों प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी, जब ठय करेंगे तो ङीप हो जाएगा, जब ईंट करेंगे तो टाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से शाकलिकी शाकलिका, मांथविकी मांथविका। विभाषो शीनरेषु, विभाषा प्रथमा का एक वचन, उशीनरेषु सप्तमी का बहुवचन। वाहिक ग्रामेभ्य की इसमें अनुवृत्ति है और ठईठों की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। कहते हैं उशीनर देशे ये वाहिक ग्रामा, क्योंकि जो सिंधु से लेकर के सतलुज नदी तक का स्थान छोटा नहीं है, वो बहुत पर्याप्त है, क्योंकि 5 नदियाँ वहाँ पर पूरी आ रही हैं। तो इस प्रकार से उतने में बहुत लंबा चौड़ा वो क्षेत्रफल बनता है। तो उसमें उशीनर देश भी है, उसी के अंतर्गत क्या है, उशीनर देश है। तो वाहिक ग्राम का बहुत ज्यादा क्षेत्र हो गया। अब उसमें जो उशीनर भाग हो गया, तो उशीनर देश में जो वाहिक ग्राम, अब उसमें सबने क्या ले लिया, उशीनर देश के जो वाहिक ग्राम, अब उनकी बात चल रही है। तो इसलिए कहा इन्होंने कि उशीनर देशे ये वाहिक ग्रामाः तेभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विकल्पेन ठञ् शैशिकौ प्रत्ययौ विकल्पेन भवतः। कहते हैं उशीनर देश के जो वाहिक ग्राम हैं उनमें जो वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक हैं उनमें क्या होता है, विकल्प से ठय और ञिठ प्रत्यय होगा। अन्यत्र तो नित्य होगा, किंतु इसमें क्या होगा, विकल्प से होगा। तो उसमें विकल्प से हो जाएगा। तो उदाहरण बनेंगे जैसे आह व जाल शब्द है, देशों के नाम थोड़े से क्योंकि पहले से सुने हुए नहीं है। तो आह व जालिकी, आह व जालिका और आह व जालिया, ठीक है। ठय और ञिठ प्रत्यय विकल्प से हो रहे हैं, तो जब ठय और ञिठ विकल्प से होंगे तो पक्ष में छ प्रत्यय हो जाएगा। तो 3 शब्द बनेंगे आपके, आह व जालिकी, आह व जालिका और एक बार छ हो जाएगा तो बन जाएगा आह व जालिया।
सौदर्शनिकी, सौदर्शनिका, सौदर्शनीया। तो इस प्रकार से यहाँ पर छ और ईठ विकल्प से हुआ। उसके बाद फिर एक बार में छ प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि वृद्धाच्छ सूत्र भी मतलब तत्र भवः तत्सेदम इत्यादि का अपवाद वृद्धाच्छ हुआ, फिर वृद्धाच्छ के भी अपवाद चलते हैं, क्योंकि वृद्धाच्छ सूत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है इस कारण से। तो यहाँ पर ये शब्द आपके सिद्ध हो गए। और देशे ठे, और देशे ओह पंचमी का एक वचन, देशे सप्तमी का एक वचन, ठे प्रथमा का एक वचन। उवर्णांता देशवाचिनः प्रातिपदिकात् शैषिकः ठे प्रत्यय परश्च भवति। उवर्णांत देशवाची प्रातिपदिक से शैषिक ठे प्रत्यय होता है। जो उवर्णांत देशवाची शब्द होंगे उनमें होने वाला उसका इन अर्थों में हो जाएगा। तो निषाद कर्षु देश का नाम है, तो निषाद कर्षौ भव इति नैषाद कर्षुकः। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊ है अंत में तो उगंत है, उगंत होने के कारण से यहाँ पर इस सुक्तांतात कह से का आदेश होगा, एक आदेश नहीं होगा। इसी प्रकार से शाबर जम्बू कह, तो निषाद कर्षु, शबर जम्बू ये सब उवर्णांत शब्द हैं और उवर्णांत शब्द होने से यहाँ पर प्रत्यय होगा। अब जो आपका शबर जम्बू शब्द है, तो शबर जम्बू से आपने ठा किया, ठा को आपने यहाँ पर उगंत होने के कारण से का आदेश कर लिया, फिर सुत लग जाएगा केण, ये क्या करेगा, का के परे रहते अण को ह्रस्व कर देगा। तो जो शबर जम्बू वो दीर्घ ऊ है, तो उसको ह्रस्व हो जाएगा, तो बन जाएगा शाबर जम्बू का। वृद्धात् प्राचाम, वृद्धात् पंचमी का एक वचन, प्राचाम षष्ठी का एक वचन। उवर्णांतात् वृद्ध संज्ञकात् प्राग्देशवाचिनः प्रातिपदिकात् शैषिकः ठे प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं उवर्णांत वृद्ध संज्ञक प्राग्देशवाची प्रातिपदिकों से भी शैषिक अर्थों में ठे प्रत्यय होता है। तो उवर्णांत वृद्ध संज्ञक प्राग्देशवाची प्रातिपदिक, उससे शैषिक ठे प्रत्यय हो गया। तो शब्द है जैसे आपका नापित वस्तु, तो अब नापित वस्तु वृद्ध संज्ञक शब्द भी है, और उसके बाद नापित वास्तु, क्या है शब्द, नापित वास्तु। तो नापित वास्तु नाम का देश हुआ। अब नापित वास्तव भव इति नापित वास्तु कह, तो उवर्णांत वृद्ध संज्ञक प्राग्देशवाची शब्द है। तो अब ये प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए आपको मालूम भी नहीं है कि ये प्राग्देशवाची होगा कि उदक देशवाची होगा। तो ये तो आपको व्याख्यान से, निर्देश से ही मालूम हो सकेगा कि ये उस देश का है। इसी प्रकार शाक जम्बू कह, तो शाक जम्बू ये भी दीर्घ था, यहाँ पर भी केड़ा से क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी उवर्णांत शब्द होंगे तो उक में ऊ और री ही आता है। तो उवर्णांत शब्दों से उत्तर यदि ठा प्रत्यय होगा तो ठा को एक आदेश न होकर के का आदेश वहाँ पर होता है। धन्व योपधात वही, धन्व योपधात पंचमी का एक वचन, वही प्रथमा का एक वचन। य उपधा यस्य स योपधः, धन्वाच योपधश्चैति धन्व योपधम, तस्मात् धन्व योपधात। बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। कहते हैं देशाभिधायिनः धन्ववाचिनः योपधाच्च वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात्। दो चीजें आ गई, देशाभिधायिनः धन्ववाचिनः प्रातिपदिकात् योपधाच्च प्रातिपदिकात् वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् शैषिकः वही प्रत्यय परश्च भवति। देशवाची जो धन्व प्रातिपदिक और देशवाची जो योपद प्रातिपदिक, मतलब यहाँ पर दोनों देशवाची ही रहेंगे। तो देशवाची ऐसे प्रातिपदिकों से क्या होता है, वही प्रत्यय होता है। तो धन्व शब्द का तात्पर्य होता है जो मरुदेश है। मरुदेश आप लोग जानती हैं, मरुस्थल जहाँ पर पानी कम होता है और रेतीले स्थान जो होते हैं उनको धन्व कहा जाता है। तो पारे धन्वकः, ऐरावत कह, तो पारे धन्वा शब्द है, ठीक है, इरावत शब्द है। तो ऐरावत वृद्ध संज्ञक लेना आपको, तो ऐरावते भव इति ऐरावत कह वही प्रत्यय होगा तो उसको अकादेश हो जाएगा। ऐसे पारे धन्व शब्द है, तो पारे धन्वनि भव इति पारे धन्वकः। योपद में है सांकाश्ये भव इति सांकाश्यकः, काम्पिल्ये भव इति काम्पिल्यकः। तो ये सभी आपके शैक्षिक चल रहे हैं और प्रत्यय प्रातिपदिक और प्रत्ययों का निर्देश कर दिया जा रहा है, और आगे जितने भी शैक्षिक अर्थ होंगे उनमें इन प्रातिपदिकों से तत्त प्रत्यय होते जाएंगे, यह आपको निर्देश किया जा रहा है। तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, शेष